डोनर्स जनरली आपसे दो टाइप के प्रपोजल्स मांगते हैं. वन इज द लार्ज प्रपोजल जिसके अंदर हमारी 6 कैटेगरीज आती हैं, एंड देन द शॉर्ट प्रपोजल्स, और वी कैन से दीज आर द नोट्स. यू कैन से कॉन्सेप्ट नोट, you can say expression of interest, or you can say letter of intent. So these large proposals we will take up in detail today. So if we talk about RFP, so RFP is the major proposal that donor request कि आप इसके ऊपर अपना प्रपोजल बना के दीजिए. बट RFP और RFA में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. RFP में डोनर के पास उसका डोमेन और एरिया फिक्स होता है. सो दे विल आस्क यू कि हमें हेल्थ रिलेटेड इंटरवेंशन करना है, एंड विद इन हेल्थ भी हमें कम्युनिकेबल डिजीजेस को डिक्रीज करने के लिए या उनका प्रेवलेंस डिक्रीज करने के लिए वी नीड वन प्रपोजल. अब उसके अंदर भी अगर वो ज्योग्राफी डिफाइन कर देते हैं दैट वी नीड दिस पर्टिकुलर प्रपोजल फॉर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर भी आप एक कोई XYZ डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, इसी में ही प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको बनाकर भेजना है. देन इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो योर एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया विल कम. अगर आप उस एरिया में पहले से काम कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर डोमेन और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर पहले से काम कर रहे हैं, देन देयर आर हाई चांसेस कि डोनर आपको कंसिडर करेंगे. बट इफ़ ही सेइंग कि मुझे भोपाल में एक प्रोजेक्ट चाहिए रिलेटेड टू हेल्थ, एंड यू आर पिचिंग इन सम अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बट इट इज़ अगेन ऑन अ हेल्थ इंटरवेंशन, देन देयर आर हाई चांसेस कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा. रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन में इस टाइप का नहीं होता है, उनका क्लैरिफिकेशन नहीं होता है. जनरली क्लैरिफिकेशन सिर्फ आपका लोकेशन रिलेटेड होता है, बट द डोमेन इज़ फ्री. सो जैसा मैंने देखा कि पहले की जो 3 प्रेजेंटेशंस थी, फ्यू हैव प्रेजेंटेड ऑन एग्रीकल्चर, फ्यू हैव प्रेजेंटेड ऑन हेल्थ. सो इस टाइप की जो प्रपोजल्स है दे आर ओपन फॉर RFP, रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशंस. देन कॉल फॉर प्रपोजल में सब कुछ ओपन होता है. देयर इज़ नो लोकेशन, there is no domain, there is no specific health condition or agriculture problem statement or any other sector related problem statement, उसमें कुछ भी ओपन नहीं होता है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो 3 प्रेजेंटेशंस पहले हुई हैं दे आर वेरी मच फिट फॉर कॉल फॉर प्रपोजल्स. ग्रांट एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर एक सर ने बोला था कि देयर आर सम एरियाज वेयर एक्चुअली दिस व्हाट वुड आई से दिस प्रोजेक्ट needs are there, but the donors are not actually present there, and their location mandate is not present in that particular location. वहाँ पर उनका mandate नहीं है काम करने का. For example, यहाँ पर PSU से कुछ लोग बैठे हैं, उनके कुछ mandate होते हैं कि उनको कुछ aspirational district में काम करना है, और if their offices are in some particular district or in state, तो उसके कुछ रेडियस के अराउंड ही एक विलेज लेवल एडॉप्शन या फिर कुछ CSR एक्टिविटीज़ आपको करनी होती है. बट ग्रांट के अंदर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है. ग्रांट में दे सी कि आपका आइडिया कितना यूनिक है एंड व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आप एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को केटर कर रहे हैं या एक जनरल स्टेटमेंट को केटर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर यहाँ पर एक सर ने प्रेजेंटेशन दिया था. सो मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रॉब्लम इज़ वेरी मच प्रिवलेंट इन ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हमारा एजुकेशन लेवल अभी उतना नहीं हुआ है. एंड इफ वी से दिस इन द रूरल एरियाज, उसमें और हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं. बट द प्रॉब्लम दैट दे हैव हाईलाइटेड कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर नॉट इन द स्कूल इटसेल्फ, उनके घरों में भी उनको नहीं रहने दिया जाता. देयर इज़ अ सेपरेट हट जहाँ पर उनको रखा जा रहा है. So this is a very good proposal that we can actually pitch for grants. So mostly in the project, we usually define the direct beneficiaries. For example, we are doing a project on school infrastructural development, we define that how many schools will be developed or how many students will get benefited. But in indirect beneficiaries, we have teachers, we have their parents, we have the community members also who will be indirectly benefited through this project. So that should also be mentioned in the direct target beneficiaries section. Then comes the most important and most lengthy part of the project proposal, that is methodology, because under the methodology a lot of section needs to be covered, and I would say each section has its own importance to be there in the project proposal. So first comes the strategy with activities. Some people call it approach, we call it strategy, both are similar.
Then comes the theory of change, then your implementation plan. So some people show the implementation plan through Excel sheet, through a Gantt chart. Nowadays, few of the donors are asking for detailed activity rollout plan. So you have your implementation plan, you have your set of activities. Now, in a detailed activity rollout plan, you have to quantify your activities. For example, if you are pitching a project, अगर आप एक साल के लिए कर रहे हैं and for each month you will be doing a one capacity building session, then you have to just bifurcate it to the level कि उस एक ट्रेनिंग में कितने लोग आएंगे, how many beneficiaries will come, what type of beneficiaries or audience will be there, what topics will be there, and what will be the mode of the training. Will it be a online training, in-person training, or a hybrid training? So some donors are actually asking this sort of thing is methodology nowadays. And then comes the organogram. So what kind of human resource is actually required to complete this project? Human resource is very much important, but a very authentic human resource should be there in the project proposal. आप कुछ भी उसमें मत डालिए. For example, आपने 2 अकाउंट ऑफिसर डाल दिए, बट वो प्रोजेक्ट में अकाउंट ऑफिसर का 50% भी नहीं लगना है, then donor is not going to support that particular budget for having 2 account officers or having 2 digital media officers. Or you will create 2 positions, one is social media manager, one is digital media officer. One person can do this particular activity for this project. So be very wise while choosing the kind of human resource that to be included in the project proposal. I have seen जितना आपका presentation डॉक्यूमेंट का आई कैची होगा, अपीलिंग होगा, देयर आर चांसेस कि डोनर उसको पढ़ना चाहेगा, एंड देन देयर आर हायर चांसेस कि आपको डोनर फंड भी करना चाहेगा. Nowadays, donors also want to have some environment friendly activities in your project proposal. So for example, if you are pitching for a menstrual hygiene project and you are saying that we will install sanitary vending machine in 50 schools, and we are actually pitching for that project to get funds just to install the sanitary napkin vending machine. Along with that, we will also install incinerators. These are the machines where we do safe disposals of sanitary pads. So there are multiple varieties of incinerators available in the market. So just to promote the environment friendly activities, you can have smokeless incinerators in your project proposal. This actually enhance your activities. इससे ये भी पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल nowadays along with the CSR, ESG term is also on the roll. So environment friendly चीज़ों को आप किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं. There are things available in the same category, but they are not environment friendly. So why not choose those products that are environment friendly? So have these things in mind while preparing your activities or while choosing the kind of product you need in your project proposal. So monitoring is just to assess the project activities are on track, whereas evaluation, some people get confused कि monitoring and evaluation same चीज़ें हैं. ऐसा नहीं है. evaluation हमारा long term impact जो होता है project का, उसको measure करती है. That's why you have heard कि हम एक baseline assessment कराते हैं. कुछ organizations midline assessment भी कराती हैं, then endline evaluations भी होते हैं. सो मॉनिटरिंग आपका वीकली, डेली और यू कैन से मंथली बेसिस पर हो सकता है, बट इवैल्यूएशन आपका एक सेट टाइम होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप एक 5 साल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देन देयर इज़ अ सेट मैंडेट कि हम हाफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद वी विल हैव अ मिड लाइन असेसमेंट, एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वी विल हैव अ एंड लाइन इवैल्यूएशन. सो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में कुछ चीज़ें हैं that should always be there in a project proposal. First is what will be monitored. आप क्या monitor करना चाह रहे हैं and how, उसको कैसे monitor करेंगे. There should be means of verification.